हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे और हमने यह पूरी कोशिश की है कि आज का यह वीडियो देखने के बाद अनुच्छेद से संबंधित कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हमने जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी को आज की इस वीडियो में शामिल किया है और सभी अनुच्छेद पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 के बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आगे है अनुच्छेद 2, विदेशी राज्यों का भारत में विलय। यह अनुच्छेद 2 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे है अनुच्छेद 3, तो नए राज्यों का निर्माण एवं नाम में परिवर्तन। तो नाम में जो परिवर्तन किया जाता है और नए राज्यों का निर्माण, यह अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है। इसके बाद है अनुच्छेद 12, इसमें मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 में। अगला है अनुच्छेद 14, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 में है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अगला है अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। तो किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म या वंश या जाति या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा राज्य। तो यह अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 17, तो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का जो अंत है, यह अनुच्छेद 17 में वर्णित है। दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि अस्पृश्यता का अंत यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 में। अगला है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, यह भी पूछा जाता है, तो उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद 18। फिर है अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की जो आज़ादी है, वो अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका वर्णन अनुच्छेद 20 में है, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड का प्रावधान। अगला है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आगे है अनुच्छेद 21A, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, वो अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान है। फिर है अनुच्छेद 24, तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता। तो यह है अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। अगला है 25 से 28, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान, यह अनुच्छेद 29 में है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 29। फिर है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में। इसके बाद है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में। फिर समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, तो आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। फिर अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 48A, तो पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48A में है। तो पर्यावरण से संबंधित जो संरक्षण का प्रावधान है, यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 48A में। अगला है अनुच्छेद 50, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51A, मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में रखा गया है और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान यह अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है, अनुच्छेद 54, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 56 में। तो 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 54
राष्ट्रपति का निर्वाचन, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल और 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो ये चारों एक क्रम से याद रखिएगा दोस्तों। 52 में भारत का राष्ट्रपति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल और 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह अनुच्छेद 61 में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 63। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 63 में। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 और 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह अनुच्छेद 64 में है। फिर है अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 72 में है। आगे है अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यह 74 में है। फिर प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75। तो प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 में। अगला है भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। तो महान्यायवादी यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76। अगला है संघ के लिए एक संसद होगी, अनुच्छेद 79 में है। 79 में है संसद होगी। आगे है अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। दोस्तों इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं आप, सरल नाम याद रखिएगा तो इससे संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों आर्टिकल याद रहेंगे। तो स से संसद हो गया, यह 79 में है। क्रम से आगे बढ़ेंगे, र से राज्यसभा 80 में है और ल से लोकसभा तो 81 में है। यानी कि 79, 80, 81 क्रम से सरल नाम से याद रखेंगे, संसद, राज्यसभा, लोकसभा तीनों 79, 80 और 81 में है। तो 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। अगला है अनुच्छेद 93। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है वो अनुच्छेद 93 में इसका वर्णन है। फिर है अनुच्छेद 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है। और इससे संबंधित पूछा जाता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसे बुलाया जाता है, यानी कि आहूत किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है और यह अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। आगे है अनुच्छेद 109, धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 109 में है। और धन विधेयक की परिभाषा तो दोस्तों अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। फिर 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 124 आर्टिकल में। और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 129 में वर्णित है। आगे है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में है। अगला है अनुच्छेद 148, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यह 148 में। फिर है राज्यपाल का पद, तो 153 अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह अनुच्छेद 155 में है। यानी कि दोस्तों 153 में राज्यपाल का पद है और राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 155 में है। और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा जो शपथ लिया जाता है उसका वर्णन अनुच्छेद 159 में है। आगे है अनुच्छेद 161, तो राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति। तो राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति यह 161 में। फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 में। 164 में है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। आगे है राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में। फिर है राज्य के विधानमंडलों का गठन 168 में।
दोस्तों 168 और 169 क्रम से याद रखिएगा। 168 में विधानमंडलों का गठन है, 169 में विधान परिषद का गठन है। तो पूछा जाएगा अगर विधानमंडलों का गठन किस आर्टिकल में है तो अनुच्छेद 168 में, और विधान परिषद 169 में है। फिर है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश 213 में। जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश था वो 123 में था और राज्यपाल का अध्यादेश यह 213 में है। इसके बाद है 214 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट 214, और उसके ठीक अगला अनुच्छेद यानी कि 215 में है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय होगा। यह अनुच्छेद 215। आगे है अंतरराज्यीय परिषद का गठन 263। अंतरराज्यीय परिषद का गठन यह 263 में। फिर 266 में है संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। तो दोनों क्रम से है संचित निधि 266 और आकस्मिक निधि 267 में। अगला है 280 वित्त आयोग का गठन। दोस्तों वित्त आयोग इसका गठन, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो 280 में। फिर है 300A संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यह 300A, पहले यह मौलिक अधिकार था, बाद में इसको विधिक अधिकार में शामिल किया गया और अनुच्छेद 300A में इसे शामिल किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार 300A। फिर है 312 अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान 312 में। फिर 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग यह 315 में। अगला है अनुच्छेद 330। तो लोकसभा में SC ST के स्थान का आरक्षण अनुच्छेद 330 में। और 331 है लोकसभा में आंग्ल भारतीय की नियुक्ति यानी कि एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति की जाती है वो 331 के तहत। दोस्तों दोनों क्रम से है। 330 में लोकसभा में SC ST के स्थान का आरक्षण और 331 में आंग्ल भारतीय की नियुक्ति यानी एंग्लो इंडियन। और 332 में है विधानसभा में SC ST के स्थान का आरक्षण। 333 है विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। तो चारों क्रम से याद रखिएगा। 330 में है लोकसभा में SC ST के स्थान का आरक्षण, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन और 332 विधानसभा में SC ST के स्थान का आरक्षण और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। अगला है 338। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC आयोग यह 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ST आयोग दोस्तों यह 338A में है। और पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी OBC जो आयोग है यह 338B में है। तो 338 में SC आयोग, 338A ST, 338B में OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग। अगला है 343 संघ की राजभाषा। दोस्तों संघ की राजभाषा यह अनुच्छेद 343 में है। फिर अगला है 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, 356 राष्ट्रपति शासन है और 360 है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। परीक्षा में इससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो दोस्तों एक बार भी नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपात अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। और तीनों अनुच्छेद को क्रम से याद रखिएगा। 352, 356, 360 बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। इसके बाद है 368 तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों यह अनुच्छेद 368 में है। तो दोस्तों ये थी संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो जितने भी अनुच्छेद परीक्षा में पूछा जाता है हमने आज की इस वीडियो में सभी अनुच्छेद पर चर्चा किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।